हेलो फ्रेंड्स, noeconomics.in में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ क्वार्टर से यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के सेकेंड क्वार्टर से ही स्लोडाउन का शिकार हो चुकी थी। स्लोडाउन का मतलब है कि देश की आर्थिक विकास दर में कमी होने लगी है और विकास दर पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम गति से बढ़ रहा है। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में स्थिति ये हो गई है कि देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई है, यानी ये नेगेटिव में चली गई है। जब सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर का जीडीपी डेटा रिलीज किया तो इसमें करीब -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन था, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्शन का सबसे मुख्य और बड़ा कारण कोविड-19 पैंडेमिक है, फिर भी भारत के संदर्भ में हम केवल इस महामारी को दोष देकर बच नहीं सकते हैं। हालांकि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस महामारी से बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं और लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नेगेटिव ग्रोथ दिखला रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज भी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखला रही हैं। यूएसए -9.1% सिकुड़ चुकी है, रसिया -8.5% सिकुड़ चुकी है, जापान -9.9%, यूनाइटेड किंगडम -21.7%, स्पेन -22.1%, मेक्सिको -17.1%, ब्राज़ील -9.7%, साउथ अफ्रीका -51%। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल चाइना ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पॉजिटिव 3.2% का ग्रोथ रेट दिखला रही है। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझ लेनी होगी कि चाइनीज इकोनॉमी पिछले क्वार्टर में -6.8% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी। तब सभी अर्थव्यवस्थाएं पॉजिटिव क्वार्टरली ग्रोथ दिखला रही थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी कोरोना महामारी से सबसे पहले प्रभावित हुई थी और सबसे पहले रिकवर भी हुई। अब जब दुनिया महामारी से जूझ कर रिकवर कर रही है, चाइना बहुत हद तक खुद की अर्थव्यवस्था को रिस्टोर कर चुका है। यही वजह है कि चाइना पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखला रहा है, जबकि दूसरी अर्थव्यवस्थाएं आज नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखला रही हैं। दोस्तों, कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बुरा दौर साबित हो रहा है और जल्दी से जल्दी इस स्थिति से निकलना किसी भी देश की जरूरत होनी चाहिए। हिंदुस्तान G20 देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए देश की सरकार को सूझबूझ के साथ काम करना होगा। इसके लिए उन लोगों से सलाह लेने में देश की सरकार को कतराना नहीं चाहिए जो आर्थिक मामलों के बड़े और ख्याति प्राप्त जानकार हैं। दोस्तों, इन्हीं में से एक बड़ा नाम है रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। हाल ही में उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट में अ वेकअप कॉल नाम से एक पोस्ट किया है, जिसका शीर्षक था द अलार्म इन द जीडीपी नंबर्स। 2.5 पेज के अपने पोस्ट में उन्होंने भारत के जीडीपी के ऊपर चर्चा की है और आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए देश की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर भी बात की है। इस वीडियो में हम भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के उन सुझावों के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए बतलाए हैं। दोस्तों, पहली चीज जो वे अपने लेख में लिखते हैं कि भारत की जीडीपी का -23.9% कॉन्ट्रैक्ट होना जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन का महज एक पहलू है और ये आंकड़ा असल में इससे भी भयानक है क्योंकि इसमें देश के असंगठित क्षेत्र के आंकड़े को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, भारत में जो भी आंकड़े जीडीपी के हमें दिए जाते हैं वो देश के केवल संगठित क्षेत्र का होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर देश में किसी भी तरह का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। असंगठित क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार देता है, कितनी आय जनरेट होती है इसके बारे में देश के पास कोई प्रॉपर या सरकारी आंकड़ा नहीं है, केवल एक अनुमान है। दोस्तों, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश में जितनी भी आर्थिक गतिविधि होती है उसमें 50% असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है, यानी देश की जीडीपी का जो भी आकलन देश की सरकार करती है वो केवल फॉर्मल सेक्टर का होता है। और अभी जो आंकड़े आए हैं कि जीडीपी में -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो केवल 50% हिस्से की तस्वीर पेश करता है।
दोस्तों, देश के इनफॉर्मल सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में ऐसे उपक्रम और रोजगार शामिल होते हैं जिसकी आर्थिक गतिविधियों का सही सही अनुमान लगा पाना मुमकिन नहीं है। जैसे दिहाड़ी मजदूर की इनकम, किराए की दुकान, पान की दुकान, छोटा रेस्टोरेंट, घर में दिया गया रेंट, छोटे मोटे लॉज, पर्सनल ठेके पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग, बिजली, प्लम्बिंग और कारपेंटर का काम करने वाले, घरों में काम करने वाले। इसी तरह बहुत से उपक्रम और रोजगार हैं जिसके प्रॉपर आंकड़े नहीं इकट्ठे किए जा सकते हैं और जिनकी आर्थिक गतिविधियों का देश की जीडीपी में साफ साफ रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों, जब लॉकडाउन किया गया तो सबसे अधिक प्रभावित और तबाह होने वाला सेक्टर भी यही असंगठित क्षेत्र था। इसलिए जीडीपी में करंट -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन असल में -50% के आसपास हो सकता है अगर हम इसमें देश के असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दे तो। अब अगली चीज जो मिस्टर रघुराम राजन कहते हैं कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भारत की अर्थव्यवस्था में आई ताजा गिरावट की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की स्थिति उनसे बहुत अधिक खराब है। ऊपर से भारत में महामारी अब भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। उनका कहना है कि भारत में राहत पैकेज के नाम पर बहुत कम काम किया गया है। इसकी तुलना वो ब्राजील से करते हैं, जहां कोविड-19 से उभरने के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के रूप में जीडीपी का 11.8% खर्च किया गया है। ठीक इसी तरह यूएसए में जीडीपी का 13.3%, जापान में 21.1%, कनाडा में 15%, जबकि इंडिया में, जो कि कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, यहाँ जीडीपी का 6.9% स्टिमुलस पैकेज पर मात्र खर्च किया गया है। भारत में गरीबों को खाद्यान्न आपूर्ति और स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स को राहत देने की थोड़ी कोशिश जरूर की गई है, पर वो भी अपर्याप्त है। रघुराम राजन का कहना है कि भारत सरकार का आज संसाधन ना खर्च करके भविष्य के लिए संसाधन बचाने की यह रणनीति असल में सेल्फ डिफीटिंग है, खुद को हराने वाली है। इसे वे एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर हम इकोनॉमी को एक मरीज की तरह मान लें और रिलीफ पैकेज को मरीज की वर्तमान आर्थिक मदद मान लें, तो मरीज को बीमारी के दौरान मिलने वाली आर्थिक मदद बीमारी से लड़ने में उसकी बहुत अधिक मदद कर सकता है। अगर मरीज को ये आर्थिक मदद नहीं मिलती तो उसे बीमारी के इलाज के लिए हो सकता है कि अपना घर बार बेचना पड़ता, ईएमआई और अपने रेंट चुकाना बंद करना पड़ता, सोना बेचना पड़ता, हो सकता है कि बच्चों को स्कूल से निकालकर उन्हें काम करने के लिए भेजना पड़ता। ठीक ऐसा ही बिना रिलीफ पैकेज के छोटे और मध्यम फर्मों के साथ भी होता है। एक स्मॉल रेस्टोरेंट की कल्पना कीजिए जो लॉकडाउन के दौरान बंद थी। उसे अपने खर्चे चलाने के लिए, मजदूरों को पैसे देने के लिए, अपने ईएमआई भरने के लिए और रेंट चुकाने के लिए अपने पुरानी बचतों का सहारा लेना पड़ रहा होगा। अगर मान ले कि एक छोटे रेस्टोरेंट का मालिक ऐसा करने में असक्षम है, तो बिना आर्थिक मदद या छूट या मोरेटोरियम के उसे या तो मजदूरों की छटनी करनी पड़ेगी और उसे अपने ऊपर कर्ज चढ़ने देना होगा, या फिर परमानेंटली रेस्टोरेंट बंद करना होगा। ऐसे में अगर रेस्टोरेंट बंद ना भी हो तब भी उसके लिए पहले की तरह काम कर पाना मुमकिन नहीं रह जाएगा। एक मरीज जब बीमारी से ठीक होता है तो उसे फिर से नॉर्मल होने के लिए और अपनी शक्ति में वापस लौटने के लिए टॉनिक की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि उस मरीज ने अपना कोई अंग ही खो दिया है तो फिर टॉनिक उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। ठीक ऐसा ही इकोनॉमिक स्टिमुलस के साथ भी होता है। अगर रिलीफ पैकेज में कटौती की जाए ये सोचकर कि महामारी के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी तब इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए किसी तरह का इकोनॉमिक स्टिमुलस दे दिया जाएगा, तो ऐसी सोच खुद को हराने वाली है, यानी सेल्फ डिफीटिंग है। ऑफिशियल्स का मानना है कि भारत में नेक्स्ट क्वार्टर से भी सेफ रिकवरी देखने को मिलेगी, पर ऐसा होना संभव नहीं है। उनका कहना है कि फिजिकल रिलीफ और क्रेडिट रिलीफ मेजर्स को मिला दिया जाए तो यूएसए अपनी टोटल जीडीपी का 20% से भी अधिक खर्च कर रहा है, पर भी 2021 के आखिर तक यूएसए की जीडीपी प्री पेंडेमिक स्टेज में वापस नहीं लौट सकेगी। ऐसे में जब यूएसए अपनी जीडीपी का 20% से अधिक खर्च कर रहा है और फिर भी वो 2021 के आखिर तक यूएसए की जीडीपी को प्री पेंडेमिक स्टेज में वापस लौटने में सक्षम नहीं मानता है, ऐसे में हमारे लिए तुरंत भी से रिकवरी के बारे में सोचना अवास्तविक है। जबकि हम
जीडीपी का बहुत कम हिस्सा खर्च कर रहे हैं। मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की एनुअल जीडीपी का -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग एजेंसी ने इसे लगभग -10.5% रहने का अनुमान लगाया है। ऐसे में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह की भी सेफ रिकवरी की बात अवास्तविक जान पड़ती है। मिस्टर रघुराम राजन का कहना है कि भारत सरकार को जितना हो सके सूझबूझ के साथ अपने खर्चों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उनके अनुसार मनरेगा एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जो ग्रामीण भारत को बहुत हद तक राहत पहुंचा सकता है। अब चूंकि मनरेगा की पहुंच केवल ग्रामीण भारत तक ही सीमित है, ऐसे में शहरी गरीबों के लिए सरकार को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत मदद पहुंचानी चाहिए। वहीं छोटे उद्योगों को जीएसटी और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज करना चाहिए ताकि क्रेडिट की कमी से बचा जा सके। वहीं बड़े प्राइवेट उद्योग जो कैश रिच प्लेटफॉर्म हैं जैसे रिलायंस और अमेजोन, उन्हें अपने छोटे बड़े सप्लायर्स को काम में बनाए रखने के लिए सरकार को उनके लिए इंसेंटिव, छूट और रिलैक्सेशन जैसे तोहफे की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर भारत सरकार ये सोचती है कि अभी रिलीफ में या स्टिमुलस में, दोनों में से केवल किसी एक में खर्च करना उचित है, तो ये माइंडसेट बहुत ही निराशावादी है, बहुत ही पेसिमिस्टिक है। भारत सरकार को रिसोर्सेज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। सरकार बॉन्ड मार्केट में सरकारी बॉन्ड बेचकर फंड की व्यवस्था कर सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ सुधार करने होंगे। इसके साथ साथ सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार ले सकती है। ऐसे समय में सरकारी खर्चों में वृद्धि करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। खर्चों में वृद्धि करके ही देश में मांग को बढ़ाया जा सकता है। बिना डिमांड की इकोनॉमी को उभारना असंभव है। सरकार द्वारा विभिन्न मोरेटोरिया या भुगतान स्थगन की समयावधि खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी कई संस्था और व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी ईएमआई या लोन की किस्तों को भरने में असमर्थ हैं। ऐसे में उनके लिए बैंक और सिविल कोर्ट या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी के बीच रीनेगोशिएशन की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को वेल थॉट आउट प्लान के साथ देनदार और लेनदार के बीच मध्यस्थता के लिए संरचनात्मक व्यवस्था करनी चाहिए। भारत के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर का यह भी मानना है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, जो रोजगार पैदा करने का एक अच्छा कदम हो सकता है। सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट्स या डिले हो रहे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को तुरंत शुरू करना चाहिए। दोस्तों, मिस्टर रघुराम राजन का मानना है कि दुनिया भारत के मुकाबले महामारी से जल्दी उभर सकती है। ऐसे में हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे एक्सपोर्ट वर्ल्ड कंपटीशन में टिक सकें, इसके लिए टैरिफ में जो रिसेंट बढ़ोतरी की गई है उसे वापस लेना चाहिए, जिससे कि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में फर्म्स का भरोसा फिर से वापस लौट सके। भारत को स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ की जरूरत है। भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना होगा, क्योंकि पड़ोसी देश आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। और ऐसा होता भी है। जैसे जैसे हमारी आर्थिक ताकत कम हुई है, पड़ोसी देशों द्वारा हम पर सैन्य कार्रवाई में वृद्धि होने लगी है। रिसेंटली चाइना, पाकिस्तान, इवन नेपाल से भी हमारे सीमा विवाद होने लगे हैं। रघुराम राजन का कहना है कि हमें रिसेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में आए उछाल से खुश होने की जरूरत नहीं है। ये भी सेफ रिकवरी का सूचक नहीं है। इस तरह की डिमांड कुछ ही दिनों में फेड हो सकती है अगर हम ओवरऑल डिमांड को जनरेट करने में सक्षम नहीं हो पाए तो। अगर जीडीपी के खराब आंकड़ों की कोई सीमा है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो सिल्वर लाइन यही हो और जीडीपी नंबर्स इससे भी ज़्यादा खराब ना हो। दोस्तों, इस तरह से कुछ टिप्पणियां हैं जो भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर ने भारत की वर्तमान जीडीपी आंकड़ों के ऊपर की हैं। उनका कहना है कि सरकार को अपने खर्चों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ठीक ऐसा ही सुझाव 1929-30 की आर्थिक मंदी के बाद प्रोफेसर जेम केन्स ने भी दिया था कि सरकार को अपने खर्चों में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि ये डिमांड जनरेट करता है और इकोनॉमी को रिस्टोर करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।